फोबिया एक प्रकार का मानसिक भय। तो ये मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों और क्रियाओं से डर लगने लगता है। इसमें जो शारीरिक लक्षण है, जैसे चक्कर या बेहोशी महसूस होना। तो इसमें जो चक्कर होता है, बाहर की चीजें घूमते हुए नहीं दिखाई पड़ती है। रोगी को महसूस होता है जैसे भीतर से चक्कर या घुमाव पैदा हो रहा है, और यह भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी हो सकता है और बंद जगहों में भी हो सकता है, और कभी कभी वजन उठाने पर भी यह समस्या बन जाता है। और कभी बेहोशी जो महसूस होता है, यह भी जहाँ असहजता महसूस हुआ वहाँ पर भी यह समस्या या लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। और इसमें धीरे धीरे फोबिया की वजह से पेट की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वायु विकार की समस्या पकड़ लेता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे यह पुराना होता है, हाइपर एसिडिटी की समस्या पकड़ लेता है। और इसमें होता यह है कि जैसे कि कोई भी वायु विकार संबंधित, गैस संबंधित जो भी दवा या हाइपर एसिडिटी संबंधित जो भी दवा ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे के लिए आराम रहेगा, और जैसे ही उसका असर समाप्त होता है, फिर तेजी से गैस और एसिडिटी बनने लगता है। और इसमें शुरुआती चरण में तो यह स्थिति होता है कि जैसे सामान्य से सामान्य भोजन भी लें, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। और जब यह जैसे जैसे यह पुराना होता है, तो बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का भी रूप ले लेता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मुंह भी सूखने लगता है। अगर कहीं जाना हुआ तो बार बार प्यास का लगना, या तो कोई काम करते वक्त थोड़ी थोड़े समय में प्यास लगना और मुंह सूखना, यह सब लक्षण दिखाई पड़ता है। और इसमें सांसों की भी समस्या दिखाई पड़ता है। और इसमें होता क्या है कि जब आप घर पर हैं तो आपका सांस सामान्य स्थिति में रहेगा। जैसे ही बाहर जाना हुआ या भीड़ भाड़ में और या बंद जगह में, ऐसे लोगों में सांस लेने में असहजता या रुकावट जैसा महसूस होने लगता है। और जैसे जैसे यह पुराना होता है, इसमें नाड़ी दुर्बलता की समस्या पकड़ लेती है। ऐसे लोगों की अचानक नाड़ी की गति तेज हो जाती है, जिसकी वजह से धड़कन तेज धड़कन का हो जाना, यह भी समस्या दिखाई पड़ता है। और कोई काम हो या न हो, बेवजह पसीना का आना, तो यह भी एक प्रमुख लक्षण है जो फोबिया वालों में दिखाई पड़ता है। और हाथ पैर या शरीर में कंपन का पैदा हो जाना, और कभी कभी सीने में भारीपन या बेचैनी, शरीर में झुंझुनी या सुन्न पड़ जाना, यह भी लक्षण दिखाई पड़ता है। और ऐसे लोगों में अचानक शरीर का गर्म हो जाना, और कभी कभी अचानक शरीर का ठंड हो जाना, ये दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण है जो फोबिया वालों में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें एक या दो, जब भी समस्या होता है फोबिया वालों में, तो उसमें होता क्या है कि कई लक्षण एक साथ दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक लक्षण में। ऐसे लोग में तीव्र भय बराबर बना रहता है, शम में नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और इसी कारणवश वे हमेशा मृत्यु का डर उन्हें सताता रहता है, और बहुत ज्यादा तर्कहीन विचार हमेशा उनके माइंड में चलता ही रहता है, जिसकी वजह से गंभीर चिंता और बेचैनी उनके भीतर बराबर बनी रहती है। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तनाव प्रमुख कारण है, और जैसे जैसे यह तनाव पुराना होता है, तो वह धीरे धीरे फोबिया का रूप ले ही लेगा। इसमें और तब बहुत ज्यादा संदेह, चिंता, रोग के प्रति या हो जाने का संदेह, और यह सोचना
कि किसी का भी कोई प्रॉब्लम सुन ले तो उसी प्रॉब्लम को अपने प्रति कल्पना करना कि कहीं हमको भी न हुआ हो, तो ऐसे लोग बराबर रोग के प्रति कल्पना भी करने लगते हैं और यही कारण है कि यह धीरे धीरे यह भयावह रूप लेने लगता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि ऐसी समस्या है तो पहली चीज कि इसे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना स्थितियों से बचने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा यह फोबिया बढ़ने लगता है। आप किसी मनोचिकित्सक से इसका इलाज कराइए और यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसमें आपको ध्यान क्या देना होगा कि बहुत ज्यादा घर पर अकेले रहने की कोशिश न करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अस्थाई एक स्थान पर रहेंगे यह भय बराबर बना ही रहेगा। दूसरी चीज कि यदि भीड़ भाड़ वाले एरिया में या जहां कोई भी डर हो जो आपके भीतर उस स्थिति का सामना करने पर वह भय उठ रहा है, तो उस स्थिति से भागना नहीं है। अगर पहली बार में भय लग रहा है तो उसी स्थान पर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप पुनः जाइए। फिर भी भय लग रहा है तो फिर आप लौटिए, फिर जाइए। जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका भय जैसे पहले वाली स्थिति में थी, अब वह दूसरे या तीसरे वाले में जाने पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको बराबर करना है। और कभी भी इसमें एक चीज और है कि ऐसे लोग हमेशा किसी के साथ बाहर निकलते हैं, और क्योंकि उन्हें बराबर भय बना रहता है कि अगर हम अकेले जाएंगे तो कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो उन्हें असहजता बराबर, अकेले जाने में असहजता बराबर लगने लगता है, तो किसी को साथ लेकर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोशिश यही बाद में उनकी कमजोरी बन जाती है। मान लीजिए अगर आपकी समस्या ज्यादा है तो आप साथ में जाइए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करिए स्वतः अकेले निकलने की, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं निकलेंगे तब तक आपका भय छूटने वाला नहीं है। और एक बात और कि इसमें जो भी दवा चलता है, तो कभी कभी फोबिया वाले पेशेंट का यह हाल होता है कि वे दवा लेकर चलने की आदत बन जाती है। अगर वो मान लीजिए एक दिन भी दवा लेट हुआ तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और कहीं जाना भी हुआ तो दवा के साथ जाना हुआ लगते हैं। उन्हें लगता है कि दवा नहीं रहेगा तो हम सेफ नहीं है। तो दवा के प्रति इतना तीव्र इच्छा कि दवा के बगैर हम चल नहीं पाएंगे, यह उनकी कमजोरी बन जाती है। तो जब तक इस कमजोरी को आप दूर नहीं करेंगे तब तक यह ठीक होने वाला नहीं है। और जब भी आप बाहर निकले तो कोशिश करें कि धीरे धीरे दवा के बगैर निकले। अगर असहजता और भय का दौरा पड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं है, यह काफी देर तक नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो भी रहा है तो आप तुरंत उस वक्त ठंडे पानी का सेवन करिए और तब थोड़ी देर के बाद यह राहत मिलने लगता है। और इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों को एक ही स्थान पर बराबर नहीं रहना है, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि भय लग रहा है तो उस स्थान पर एक बार जाए, दोबारा लग रहा है तो लौट आइए। अगर ज्यादा लग रहा है भय तो लौट आइए, दोबारा पुनः 1 घंटे के बाद उसी स्थान पर जाइए। तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे आप तो आपको महसूस होगा कि पहले स्थिति में जितना भय लग रहा था, तीसरे या चौथी बार में उसी स्थान पर जाने पर फिर अब वह भय पहले जैसा नहीं लग रहा है। और तीसरा पॉइंट कि बहुत ज्यादा अपने रोग की चर्चा नहीं करना है।
क्योंकि ऐसे लोगों की आदत होती है कि वे चाहे अपने मित्रों या जहां कहीं भी निकलेंगे, वे तुरंत अपने रोग की चर्चा करने लगते हैं। तो आपको अपने रोग की चर्चा नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रोग की चर्चा करेंगे, उतना ज्यादा आपको रोग के प्रति संदेह, और बाद में जब भी आप अकेले रहेंगे तो उसी रोग, बड़े रोग हो जाने का कल्पना यह बना ही रहेगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा कि जहां आप जाइए बराबर रोग का चर्चा न करें, क्योंकि ऐसे लोग जो सिचुएशन से भागते हैं, उन्हें महसूस होता है कि भागने पर यह ठीक नहीं होता है, बल्कि भय उनका बड़ा रूप लेने लगता है। क्योंकि आप भय को समझिए कि यह तुम्हारे ही प्राणों का एक सेंसेशन है। ठीक उसी भांति जैसे किसी नदी में लहर चल रहा है, तो लहर और जल दो नहीं है। लहर वह जल की ही एक स्थिति है, लेकिन जैसे ही जल शांत होता है तो लहर अपने आप शांत हो जाता है। तो ठीक इसी भांति आप भय की स्थिति में उसे दूर करने की कोशिश में न लगिए। भय की स्थिति में केवल आप देखिए, और उस देखने में कोई करना न हो, तो आप देखेंगे कि भय पूरी तरह शांत हो जाएगा या उससे आप बाहर हो जाएंगे। और जितना ज्यादा आप भागेंगे या करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा यह भयावह रूप लेता चला जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना होगा, अगर मान लीजिए आपकी कोई दवा चल रहा है किसी मनोचिकित्सक से, तो ठीक है दवा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा लंबा लॉन्ग टाइम तक दवा न चलने पाए, क्योंकि जितना ज्यादा यह लॉन्ग टाइम तक चलेगा, उतना ज्यादा यह है कि आप बिना दवा के चल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इन सब बातों का आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि फोबिया के मुख्य प्रकार। तो वैसे तो इसके बहुत से प्रकार होते हैं, यहां पर हम विशेष फोबिया के बारे में बात कर रहे हैं। विशिष्ट फोबिया, किसी खास स्थिति से डर लगने लगना, और इसमें लगभग 5 श्रेणियां होती है। पहला है एरकोनोफोबिया, और तो इसमें क्या होता है, जानवरों से संबंधित डर है। इसमें एरकोनोफोबिया भी आता है, ओफिडियोफोबिया भी आता है। और जैसे प्राकृतिक वातावरण, जैसे कि तूफान या वर्षा, बारिश में बाहर निकलने से डर लगना, किसी किसी को यह भी समस्या पकड़ लेता है कि अगर बारिश या तेज बिजली की गड़गड़ाहट में उन्हें बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो यह भी एक्रोफोबिया के अंतर्गत आता है। ट्रिपैनोफोबिया, इसमें क्या आता होता है, रक्त, चोट या चिकित्सा संबंधी का भय लगना, या ट्रिपैनोफोबिया के अंतर्गत आता है। और एबुओफोबिया, जैसे उड़ने का डर। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर। नोशोफोबिया, बीमारी का डर। इस प्रकार डर की बहुत कई रूप होते हैं, और लोगों में यह होता है कि कभी कभी ऐसी बात नहीं है कि वो एक ही डर से डर रहे हैं। कभी जैसे जैसे इसका ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो कभी कभी यह कई रूपों में, एक ही व्यक्ति को कई रूपों में अपना रूप ले लेगा। अगर उन्हें मान लीजिए कि एक्रोफोबिया है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें अन्य वाला फोबिया नहीं हो सकता है। धीरे धीरे जिस अपने भीतर एक से अधिक भय की स्थिति उनके भीतर स्वतः ही बनना चालू हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एगोराफोबिया, सार्वजनिक स्थानों या घर से दूर होने पर जो भय लगता है, उसे एगोराफोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया, इसमें क्या होता है, सामाजिक स्थितियों में, जैसे समाज में शामिल होने में डर लगना, वहां से जाने से या शामिल होने में तीव्र भय उठना। तो वो लोग ऐसे स्थिति में सार्वजनिक स्थानों में जाने या बोलने में
असहजता महसूस करने लगते हैं, वे नहीं जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो डर है वो सोशल फोबिया के अंतर्गत आता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो अगर फोबिया वाली स्थिति है, अगर आप दवा ले भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दवा लीजिए। इसके साथ साथ आपको अपने डाइट, परहेज और योग पर बेहद ध्यान देना होगा। और डाइट में आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोगों में पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है और पेट की समस्या बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और इसमें होता क्या है कि ज्यादातर मामलों में टेस्ट में सब नॉर्मल ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह लक्षणें इतना ज्यादा तीव्र होता है कि ऐसे लोगों को, जो फोबिया वाले पेशेंट हैं, उन्हें लगता है कि हमको कोई बड़ी बीमारी हुआ है। तो सबसे पहले वह इस भाव को दूर करे कि उन्हें कोई बीमारी हुआ है और अपने डाइट पर पहला चीज ध्यान दें। तो उन्हें करना क्या है कि सुबह के वक्त कम से कम एक सेब लें। उसके आधे घंटे के बाद उन्हें केवल मूंग लेना है, भीगा हुआ मूंग। और उसे आप सलाद के भी साथ ले सकते हैं, नॉर्मल नमक के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत गुड़, कभी कभी गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तब। और एक घंटे के बाद यदि आपको भोजन की इच्छा करे तो आप अपने भोजन में जौ का दलिया भी शामिल कर सकते हैं, मूंग का खिचड़ी भी शामिल कर सकते हैं। और मान लीजिए खिचड़ी और जौ का नहीं लेना है तो आप रोटी लीजिए और हरी सब्जी के साथ लीजिए, और मूंग का दाल अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। ठीक। और उसके 4 से 6 के बीच में आप नारियल पानी का सेवन करिए, और या अन्य किसी फल का जूस आप ले सकते हैं। और यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो फलों का जूस तो न ही ले, और बाकी लोग फलों का जूस ले सकते हैं। और शाम के वक्त जितना आपको भूख लगे उससे एक रोटी आप कम लीजिए, पहली चीज। और तब आधे घंटे के बाद, भोजन के आधे घंटे के बाद आप दूध लीजिए। तो गर्म दूध नहीं लेना है, क्योंकि गर्म दूध लेने से ऐसे लोगों के ऑलरेडी डाइजेशन की समस्या बनी हुई होती है। अगर वे दवा खाए भी हैं तब पर भी हल्का हल्का वह समस्या दिखाई पड़ता है। डकार और गैस, हल्की फुल्की एसिडिटी, यह बराबर बना हुआ रहता है। तो वे बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं लेना ले, वे ठंडा दूध ले। और उसके आधे घंटे तक फिर टहलें और तब आप आराम करिए। तो इसे करना है। और उसके साथ साथ जिसको मीट लेना पसंद है, मछली का सेवन भी कर सकते हैं, अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा उबला हुआ अंडा ले सकते हैं बीच बीच में। लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा यह सब न लेना पड़े, बहुत ज़्यादा तीखा या मसालेदार न हो। अब चलिए बात करते हैं परहेज में। तो इसमें चाय, काफ़ी, चिकना, मसाला, चीनी, जितनी प्रकार की भी मिठाइयाँ हैं, इन सब से आपको परहेज करना है। उसके बाद जितने प्रकार के फैटी फूड हैं, तंबाकू, शराब, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है। क्योंकि आप इसमें फोबिया में बहुत ज़्यादा पेट डिस्टर्ब रहता है। अगर आप चाय भी ले रहे हैं, अगर मान लीजिए एक आध चाय पीने का मन कर रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर अति किए, ज़्यादा लिए, तो तुरंत इसमें वायु विकार और भी तेज बृहद रूप पकड़ लेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से, जितने बादी चीज़ हैं, जितने परहेज के में हम बता दिए हैं, उन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो धीरे धीरे यह शांत रहेगा। क्योंकि जरा सा भी आप अपने डाइट में गड़बड़ किए तो यह सारे लक्षण
तुरंत प्रकट होने लगता है, कई रूपों में वह दिखाई देने लगेगा। तो परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ योग बेहद इंपॉर्टेंट है। तो योग में आपको क्या करना है कि खाली पेट कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान, आप अनुलोम विलोम करिए उसके बाद, और उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और हो सके तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि एक राउंड आप सूर्य नमस्कार करिए और शाम के टाइम एक बार राउंड चंद्र नमस्कार करिए, क्योंकि इसे करने से आपकी नाड़ी दुर्बलता की समस्या दूर होती है। और ऐसे लोगों को सुबह टहलने की आदत जरूर डालें। और जितने प्रकार के हार्ड एक्सरसाइज होते हैं उसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग जब हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, जो कठिन व्यायाम होता है, तो उससे उनका पेट और भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और भी उनके या तो कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा या तो लूज मोशन चालू हो जाएगा। वायु की समस्या बहुत तेजी से पकड़ सकता है, इसलिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना है। तो इन बातों का आपको बेहद ध्यान देना होगा।